ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, मातृभूमि समाचार पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 18 मार्च 1923 को इस समाचार पत्र की शुरुआत केपी कृष्ण मेनन द्वारा की गई थी, जो इसके एडिटर थे। दूसरा, कालांतर में केरल के गांधी कहे जाने वाले के केलप्पन इसके संपादक रहे। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी न तो एक नहीं दो। इसका उत्तर है सी, यानी दोनों ही कथन सत्य हैं। अब क्यों ये सुर्खियों में है और यह सवाल क्यों बनाया गया है, उसके बारे में जानते हैं। 18 मार्च को मलयालम दैनिक मातृभूमि के शताब्दी वर्ष के अवसर पर साल भर आयोजित किए जाने वाले समारोहों का भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि सामाजिक सुधारों और विकास संबंधी मुद्दों को आगे बढ़ाने में यह दैनिक अग्रणी भूमिका निभाता रहा है और साथ ही वह राष्ट्रीय हितों के मुद्दों को भी उजागर करता रहा है। मलयालम दैनिक मातृभूमि दक्षिण भारत के प्रतिष्ठित अखबारों में से एक है और आज भी इसकी महत्ता बनी हुई है। गौरतलब है कि मलयालम दैनिक मातृभूमि का प्रकाशन 18 मार्च 1923 से आरंभ हुआ था। इसे केपी मेनन द्वारा शुरू किया गया था, जो इसके एडिटर थे, और के माधवन नायर इसके मैनेजिंग डायरेक्टर थे। उस दौर में भारतीय स्वाधीनता संग्राम के मूल्यों के प्रसार में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मातृभूमि से पहले केवल 4 मलयालम न्यूज़पेपर ही उस दौर में प्रकाशित हो रहे थे, जिनका हेडक्वार्टर केरल था, जिनमें शामिल थे केरल पत्रिका, कोझिकोडन मनोरमा, केरल संचारी और मिथावादी। उस दौर में केरल में 3 ही इंग्लिश न्यूज़पेपर भी थे, चैंपियन, वेस्ट कोस्ट रिफॉर्मर और स्पेक्टेटर। मातृभूमि समाचार पत्र ने गुरुवायूर और वाइकोम सत्याग्रह जैसे टेम्पल एंट्री मूवमेंट के प्रचार प्रसार में और गांधी जी की जो भूमिका थी उसको भी उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पी रामुन्नी मेनन, के केलप्पन, जिन्हें दक्षिण और केरल का गांधी भी कहा जाता है, पी नारायणन नायर, सी एच कुंजप्पा, वी एम नायर और के ए दामोदर मेनन ने समय समय पर इसके एडिटर की भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि इस बार आईएएस के प्रीलिम्स एग्जाम में ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि मातृभूमि के साथ ही जो भी ऐसे महत्वपूर्ण नेशनलिस्टिक यानी नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के जो मूल्य हैं उनके प्रचार प्रसार में जिन समाचार पत्रों ने भूमिका निभाई थी, जो मेजर पत्र थे, उनके बारे में आप जरूर जान के रखें। जैसे एनी बेसेंट ने कौन से समाचार पत्र चलाए थे, या मोतीलाल नेहरू ने, या पंडित मदन मोहन मालवीय ने उस दौर में कौन से ऐसे न्यूज़पेपर चलाए थे, तो इसके बारे में एक बेहतर जानकारी आपको रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। हाल ही में किस देश ने अपने संघीय पुलिस के कर्मचारियों के तनाव प्रबंधन के लिए, यानी जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है, उसके लिए योगा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने का निर्णय किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए सिंगापुर, बी क्यूबा, सी ब्राजील या फिर डी अर्जेंटीना। इसका उत्तर है डी, यानी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में भारतीय दूतावास और अर्जेंटीना संघीय पुलिस विश्वविद्यालय संयुक्त रूप से योग पर एक कार्यशाला का आयोजन करेंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। अब उसकी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो रही हैं। इस कार्यशाला का सामान्य उद्देश्य तनाव प्रबंधन के लिए अनुशासन तकनीकों को शामिल करते हुए शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक कल्याण को विकसित करने के लिए एक उपकरण के रूप में योग के अभ्यास को बढ़ावा देना होगा। इस प्रकार अर्जेंटीना की संघीय पुलिस अब अपने कर्मचारियों के तनाव प्रबंधन के लिए योग की तकनीक का प्रभावी ढंग से उपयोग करेगी। हालांकि पिछले कई वर्षों से विश्व के इस हिस्से में योग का अभ्यास किया जाता रहा है, फिर भी पिछले कुछ वर्षों में योग में रुचि और भारतीय संस्कृति के बारे में जागरूकता प्राप्त करने में रुचि अर्जेंटीना में तेजी से बढ़ी है। इससे पहले कुछ लैटिन अमेरिकी जेलों में अपराधियों को शांत करने के लिए भी योग और ध्यान भी सिखाया जाता रहा है। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ए, कैग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बी, कैग को उसी प्रक्रिया से पद से हटाया जाता है और उसी आधार पर पद से हटाया जाता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को। सी, सुप्रीम कोर्ट कैग को निर्देश नहीं दे सकता। या फिर डी, कैग को भी तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेना होता है। इसका उत्तर है सी।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कोविड मौतों के संबंध में मुआवजे के फर्जी दावों पर अपनी चिंता जताई है और कहा है कि वह इस मामले में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को जांच का निर्देश दे सकता है। इससे स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट कैग को निर्देश दे सकता है, अतः ऑप्शन सी सही है। शीर्ष अदालत ने सुझाव दिया है कि कथित फर्जी मौत के दावों की जांच महालेखा परीक्षक कार्यालय को सौंपी जा सकती है। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने कहा है कि हमने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह के फर्जी दावे यानी जो फेक केसेस हैं आ सकते हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि इस योजना का दुरुपयोग किया जा सकता है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि उसके द्वारा आदेशित 50,000 रुपये का अनुग्रह भुगतान कोविड-19 के कारण प्रत्येक मृत्यु के लिए किया जाना है, न कि प्रभावित परिवार के प्रत्येक बच्चे को। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2022 की मेजबानी हाल ही में किस देश ने की है? आपके ऑप्शंस हैं ए ब्रिटेन, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कनाडा या फिर डी भारत। इसका उत्तर है डी यानी भारत। भारतीय निर्वाचन आयोग ने 7 मार्च को लगभग 32 देशों के चुनाव प्रबंधन संगठनों और 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम की वर्चुअल माध्यम से मेजबानी की यानी होस्ट किया। ऑनलाइन सहभागिता वाले 150 से ज़्यादा चुनाव प्रबंधन संगठनों के प्रतिनिधियों के सामने वर्तमान में गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में जारी विधानसभा चुनावों का एक सामान्य खाका प्रस्तुत किया गया था और भारत में 9 देशों के राजनयिक कॉर्प्स के राजदूतों, उच्चायुक्तों और अन्य सदस्यों ने भी वर्चुअल IEVP 2022 में भाग लिया था। भारत 2012 के चुनावों से ही इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम की मेजबानी कर रहा है, जहां अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को मतदान केंद्रों के भ्रमण के लिए आमंत्रित किया जाता है और उन्हें मौजूदा चुनावी प्रक्रियाओं से व्यक्तिगत रूप से अवगत कराया जाता है। कोविड महामारी के चलते लागू यात्रा प्रतिबंधों के दौरान भी थी। भारत में IEVP को बंद नहीं किया गया और नए वर्चुअल माध्यम से इसे आयोजित किया गया। तो यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि इससे संबंधित और जो प्रमुख सवाल बन सकते हैं, जो ऑप्शंस बन सकते हैं, उसमें एक तो 32 देशों के चुनाव प्रबंधन संगठनों वाली जो बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और दूसरी बात ये कि इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम कब से मतलब किस वर्ष से इंडिया चला रहा है और इसका मूल उद्देश्य क्या है, ये भी हमें जानना जरूरी है। अब बात करते हैं आज के 5वें सवाल की। स्वास्थ्य विरासत पदयात्रा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्वास्थ्य विरासत पदयात्रा का आयोजन किया गया था। दूसरा, यह जन औषधि दिवस के सप्ताह के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों या फिर डी न तो एक नहीं दो। इसका उत्तर है सी यानी दोनों ही कथन सत्य हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और रसायन एवं उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने 4 मार्च को नई दिल्ली स्थित पुराना किला में स्वास्थ्य विरासत पदयात्रा में हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य पैदल चलने से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी लाभों और जन औषधि जेनेरिक दवाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना था। पूरे हफ्ते चलने वाले जन औषधि दिवस के चौथे दिन 9 शहरों में 10 स्थानों पर स्वास्थ्य विरासत पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिससे पैदल चलकर कुछ शारीरिक गतिविधि करके और जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध गुणवत्ता और सस्ती जेनेरिक दवाओं के संदेश का प्रसार करके लोगों के कल्याण का संदेश दिया जा सके। फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया ने 1 मार्च 2022 से पूरे हफ्ते विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करके जन औषधि दिवस के सप्ताह भर चलने वाले समारोह की शुरुआत की थी। फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया पहले ही पूरे देश में 1 मार्च, 2 मार्च और 3 मार्च 2022 को क्रमशः जन औषधि संकल्प यात्रा, मातृ शक्ति सम्मान और जन औषधि बाल मित्र का आयोजन कर चुका है। तो ये था आज का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत हुए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।